सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। सक्सेस का भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम फेलियर से डरते रहते हैं, भागते रहते हैं, तब तक हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते और तब तक सक्सेस भी हमें गले लगाने से डरता है। तो डरना छोड़िए, गिव योर बेस्ट एंड यू विल सी कि सक्सेस जो है वो आपके पास ही रहेगा। आज 16 जून 2021 है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, एक एमसीक्यू है। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स, फीचर्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। आज की पहली खबर है, प्रोटेस्ट इज ए राइट, इट्स नॉट टेररिज्म। हाई कोर्ट ने 3 दिल्ली रायोट्स में एक्यूज्ड लोगों को बेल दी है। इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए थे और हाई कोर्ट ने यह कहा है कि प्रोटेस्ट करना जो है वो हमारा अधिकार है, ये कोई टेररिज्म नहीं है। अगर आपने प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ तो इट्स नॉट टेररिज्म। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसके ऊपर लिखा गया है। ये एक बहुत ही दुखद खबर है कि ऐसे समय में भी जब कोविड की लहर चल रही है, म्यूकोरमाइकोसिस बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है, इसके अलावा भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल इश्यूज भी चल रहे हैं। और ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे बनाने के चक्कर में और गलत तरीके से, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में है। 45 एफआईआर्स फाइल की गई हैं गुजरात में, क्योंकि मामला सामने आया है फेक रेमडेसिविर का। ट्विटर लूजेस लीगल शील्ड इन इंडिया फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। ये क्या है? ट्विटर जो है नए आईटी रूल्स को फॉलो करने में फेल रहा। Twitter has lost the coveted safe harbor immunity in India over its failure to appoint statutory officers on the company's role in line with the new IT rules, and its top executives, including the country managing director, could now face police questioning and criminal liability under IPC over unlawful and inflammatory content posted on the platform by any user. अभी तक ये था कि बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में बात करें, आम आदमी की भाषा में बात करें, तो अगर आप ट्विटर के ऊपर कुछ लिखते हैं, आपने कुछ ऐसी गलत चीज़ लिखी, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर राइटिंग, या फिर आपने जो ट्वीट किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो ये सेफ हार्बर प्रोवाइड किया जाता था ट्विटर को कि ट्विटर के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर केस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ट्विटर जो हैं उनको कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे एज पर न्यू आईटी रूल्स, वो ट्विटर नहीं कर पाया है। तो अब अगर कोई ट्विटर के ऊपर कुछ गलत चीज़ लिखता है तो उसको उसके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल अगर कोई व्यक्ति होंगे तो वो होगा ट्विटर का जो टॉप मैनेजमेंट है, कंट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, अब उनके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ट्विटर अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कंप्लाई, जो नए आईटी रूल्स हैं उनको कंप्लाई करने में फेल रहा। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट जो है, इसमें ये प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप गूगल, फेसबुक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ लिखते हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, प्लेटफॉर्म इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, या फिर उनके ऊपर डायरेक्टली केस नहीं होगा। गवर्नमेंट वैक्स प्राइस नॉट सस्टेनेबल, हाइकिट। बीबी यानी कि भारत बायोटेक एंड SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि गवर्नमेंट ने जो कोविड की प्राइसेस तय की है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको इंक्रीज करना ही होगा। एडिबल ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो मेट्रोज में, बड़े बड़े शहरों में पिछले 1 सालों में 30 से 77% ज़्यादा प्राइस जो है वो ऑयल प्राइसेस की हुई है। ना रिमेंबर, ये खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल, ये जो रिटेल में चीज़ें हम खरीदते हैं, इसकी प्राइस जब इंक्रीज़ हो जाती है तो डायरेक्टली हमारे पॉकेट, हमारे सेविंग के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। नेवर बैक्ड गवर्नमेंट डबलिंग वैक्स डोज गैप, कुछ साइंटिस्ट्स ने ये कहा है, और ये कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI के मेंबर्स ने ये कहा है कि
ये जो गवर्नमेंट ने पहले 6 से 8 वीक्स फिर 12 से 16 वीक का जो गैप क्रिएट किया है, तो 12 वीक तक तो ठीक है, लेकिन 12 वीक से ज़्यादा का जो गैप है उसको हमने रेकमेंड नहीं किया था। गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से ये 12 से 16 वीक का गैप जो है वो कर दिया है। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि इसकी रियलिटी हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे समय में भी अगर इस प्रकार की कन्फ्यूजन है तो दिस इज़ नॉट गुड। इससे एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जो है वो बाहर जा सकता है। तो होप के गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन हमें प्रोवाइड करेगी। 9 साल पुराना एक केस है। इस केस की और ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली हुआ ये था कि एक शिप थी, मर्चेंट वेसल, तो उसके ऊपर 2 इटालियन मरीन्स थे। उनको दूर से नज़र आता है कि कोई मछुआरे हैं, फिर उनको डाउट लगा कि ये कोई पायरेट्स हैं, तो उन्होंने गोलियां चला दी और इसकी वजह से केरला के एक जो फिशरमैन हैं उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये केस चलता रहा, इटली और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर भी बात आ चुकी थी और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्रिमिनल केस हैं इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि ये जो डेल्टा प्लस हैं ये फ़िलहाल वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री इसको ऑब्जर्व कर रही है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो एफएमसीजी सेल्स शो साइंस ऑफ रिवाइवल एज कोविड कर्व्स ईज। बहुत सारी जगहों पर कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको रिलैक्स किया गया है, तो इसकी वजह से 15 से 20% इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसके सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। जनरल स्टोर की बात करें तो 25 से 30% जितना जंप हमें देखने को मिल रहा है। सुपरमार्केट्स में जो फिर मॉडर्न स्टैंड अलोन ट्रेड आउटलेट्स हैं, तो हर जगह पर सेल्स जो हैं वो एफएमसीजी का इंक्रीज़ हुआ है। कुछ दुकानें हैं तो कुछ जगहों पर टाइम जो है वो एक्सटेंड किया गया है, तो इसकी वजह से भी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो प्री कोविड एरा, कोविड से पहले का जो एरा था, प्री कोविड एरा, उस टाइम पर जो स्टॉक रहता था वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप अपने स्टोर में 100 टूथपेस्ट का स्टॉक रखते थे, लेकिन फ़िलहाल आप 70% या फिर 70 यूनिट्स रख रहे हैं, तो प्री कोविड एरा तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उससे इतने दूर भी नहीं है। तो दिस इज़ ऑल यू कैन से इज़ पॉजिटिव साइंस ऑफ रिवाइवल। व्हीकल बाइंग रेडी टू मूव इनटू हायर गियर, ये भी एक अच्छी खबर है। इससे पहले मैंने कई बार आपको समझाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ऑटोमोबाइल, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि यहाँ पर जब सेल्स इंक्रीज़ होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इसका फ़ायदा होता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पहलू ये है कि अब लोगों के पास इतने पैसे हैं या फिर वो इतना रिस्क भी उठाने लगे हैं कि वो मोटरसाइकिल ख़रीद ले या फिर एंट्री लेवल की कार ख़रीद ले। पहले ये बस और ट्रेन में ट्रैवल करते थे, बट नाउ दे प्रेफर टू हैव देयर ओन पर्सनल व्हीकल ताकि कोविड की चपेट में ना आ जाए। तो दैट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। दूसरा जो इसका प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि एक तो पॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा, फिर साउंड पॉल्यूशन, और ये सारे भी कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बट एनीवे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्हीकल परचेज या फिर व्हीकल सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होगा और इसकी इम्पैक्ट जॉब जनरेशन के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी जगहों पर नई इंक्वायरीज़, नए बुकिंग्स, नई डिलीवरीज हो रही हैं, तो दैट्स डे बाय डे ये इम्प्रूव भी हो रही है, तो दैट्स ए गुड साइन। और कैंसलेशंस जो हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव थिंग। फैक्ट्रीज़ जो हैं जो बंद हो गई थी, तो फैक्ट्रीज़ भी फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। मूविंग ऑन टू ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है तरुण तेजपाल। 2013 का एक केस है, ये एक मैगज़ीन जो है उनके एडिटर हैं, फॉर्मर एडिटर, और 2013 में गोवा में इस पर्टिकुलर मैगज़ीन का एक इवेंट था, और इस इवेंट में एक यंग जर्नलिस्ट जो है, महिला जर्नलिस्ट, तो इस महिला ने जो उनके बॉस हैं तरुण तेजपाल, तो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि तरुण तेजपाल ने उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। फिर बहुत सारे प्रश्न, ये कोर्ट केस जो है ये काफ़ी एक हाई प्रोफाइल कोर्ट केस हैं।
काफ़ी चर्चा में रहा है ये कोर्ट केस, और हाल में ये काफ़ी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को छोड़ दिया है, एक्विट कर दिया है। अब ये आर्टिकल जो लिखा है, ये लिखा है एक आईपीएस ऑफिसर ने, और यहाँ पर वो कहते हैं कि कैसे कुछ लॉज जो हैं उसमें बदलाव किए गए और क्या क्या चीज़ें हैं जो कोर्ट रूम में फॉलो होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं, जो ये रेप केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो कोर्ट उनसे भी नाराज़ हैं। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी भूल या फिर लैप्सेस देखने को मिली। उनके पास टेक्नोलॉजी को लेकर भी इतनी कोई अच्छी खास नॉलेज नहीं थी। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सैड कि इन्वेस्टिगेटिंग और पूरी सिस्टम के ऊपर प्रश्न उठता है कि आप किसी इम्पोर्टेंट केस पे कोई एक आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं या फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और पता चलता है कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट नहीं कर रहा है। पुलिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टाइम टाइम पर जो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उसको लेकर ट्रेनिंग भी जो है, अपग्रेडेशन जो है, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का ये होते रहना चाहिए। 2002 की बात है जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 172nd रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दिया था कि आप दो बड़े बदलाव जो हैं वो एविडेंस एक्ट में कीजिए। पहला बदलाव ये था, The act was amended to prohibit the defense counsel from asking questions to the prosecutrix in a rape case about her general character to impeach her credibility. I'm sure आपने एक फिल्म देखी होगी, पिंक, अमिताभ बच्चन साहब और तापसी पन्नू की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है पिंक। और एक पुरानी पिक्चर है, सनी देओल इसमें हीरो थे, अमरीश पुरी का काम भी बहुत ही अच्छा था, और इस फिल्म का नाम है दामिनी। तो शायद आपने ये दो फिल्में देखी हो। अगर नहीं देखी हैं तो जब भी वक्त मिले मेक श्योर कि आप इन फिल्मों को देखिए। जस्ट एज एंटरटेनमेंट भी होगा और इसी के साथ साथ ये केस के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्या होता है कि जब कोई महिला किसी व्यक्ति के खिलाफ रेप केस फाइल करती है तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं। I'll give you one example. मान लीजिए कि कोई एक महिला है जिनका एक बॉयफ्रेंड था और उनके साथ उनका ब्रेकअप हो गया। अब उस महिला का रेप हो जाता है और फिर कोर्ट में केस जाता है, और फिर जो डिफेंस हैं, जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, उनके वकील ये कहेंगे कि भाई क्या आप वर्जिन हैं, आपने शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आप थे, नहीं थे। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो उनको पूछे जाते हैं और फाइनली उनका जो कैरेक्टर है ये साबित किया जाता है कि ये महिला जो है वो, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है और ये ऐसे गलत इल्ज़ाम जो हैं वो लगाने की कोशिश कर रही है। तो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए इस प्रकार की टैक्टिक्स भी इस्तेमाल होती हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बताया था कि ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़, द डिफेंस वाज नॉट परमिटेड टू पुट क्वेश्चंस टू अ विटनेस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन अबाउट द जनरल इमोरल कैरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड एड्यूज एविडेंस। कि कोई एक आप विटनेस हैं, तो विटनेस को जब कटघरे में बुलाते हैं तो विटनेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और विटनेस को पूछा जाता है कि भाई आप इस महिला को कैसे जानते हैं, इस महिला का कैरेक्टर कैसा है, ये कितने लोगों के साथ इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पूछकर फिर विटनेस को भी कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये बताया है कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो मेन लक्ष्य है वो ये, इसका मेन लक्ष्य ऐसा नहीं है कि जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, आप उसको ह्यूमिलिएट करें, उसको अपमानित करें, उसको बुरा फील कराएं। ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका मेन पर्पस ये होता है कि सत्य क्या है, सच क्या है, उसके बारे में हमें पता चले। The law does not permit the character assassination of a victim anymore. आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न जो हैं वो नहीं उठा सकते, लेकिन ऐसी चीज़ जो है वो कोर्ट्स में होती रहती है और ये एक बहुत ही दुखद बात है। आई एम श्योर जजेस इन सारी चीज़ों को रोक देते हैं, लेकिन प्रयत्न तो जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करने की कोशिश जो है वो कुछ वकील करते रहते हैं। फिर एक और प्रश्न उठता है ओमिशन का, ओमिशन यानी कि आपने लेट्स से कि फॉर एग्जांपल किसी पीड़ित ने
एक केस फाइल करने की कोशिश की तो वो पुलिस को पूरी चीज़ बताएंगे कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, कैसे उनका रेप किया गया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न वो पूछेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उनको वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। अब वो क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपके दिमाग में से वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं कि उन्होंने पहले ये किया, यहाँ पर मुझे ले गए, वट एवर इट इज़। तो वो पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं और पुलिस जो है वो सारी चीज़ों को लिख डालती है। अब आपको कोई और, आपके कोई फ्रेंड हैं या फिर रिलेटिव ने आपको कुछ पूछा, तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अप एंड डाउन, मीन्स शब्द जो हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं, मेन जो स्टोरी है वो तो वही रहेगी। कुछ दो तीन चीज़ आप उसमें ऐड करें या ना करें, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आपने एक बार सारी चीज़ें जो रियलिटी है वो सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, फिर वही चीज़ आप किसी और व्यक्ति को मिलेंगे तो हो सकता है कि आप उसको बहुत ही शॉर्ट में 2 लाइन में समझा दें, या फिर आप उसको 2 घंटे में वो चीज़ समझाएं, आप बहुत ही डिटेल में किसी को तो एवरी टाइम जो है ये शब्द और डिटेल्स जो है वो थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स जब हो जाता है तो फिर कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो गलत बात बता रहे हैं आप, ये तो ओमिशन जो है, अगर आपने एक स्टेटमेंट पुलिस के सामने कुछ और कहा है और टोटली डिफरेंट बात आपने कोर्ट के सामने बताई, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ शब्द यहाँ वहाँ हो गए तो यू कैनॉट ब्लेम दैट पर्सन। द इंडियन पिनल कोड वॉज अमेंडेड इन 1983 and disclosure of identity of the survivor of rape by anyone was made punishable under the newly added section 228A। किसी भी विक्टिम का नाम, उनकी तस्वीर आप डिस्कस नहीं करेंगे पब्लिक में, न्यूज़पेपर में या फिर वीडियोस में, या फिर ये सारी, जैसे निर्भया वाला केस देख लीजिए, तो निर्भया जो है वो एक नाम दिया गया है, उनका जो रियल नाम है वो एक अलग नाम है। वी डोंट नो हर फेस, हमें उनका रियल नाम नहीं पता है, हमको उनका रियल चेहरा नहीं पता है, बट वी नो के वो निर्भया है। तो नाम जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ये भी क्लियरली इंडियन पिनल कोड को अमेंड करके एक रूल बनाया गया है। और कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता पीड़ित का, लेकिन कुछ दूसरी टेक्टिक्स, जैसे कि उस पीड़ित के हस्बैंड का नाम या फिर उसके पेरेंट्स का नाम लेकर, या फिर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाती है और उनके ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जो है वो भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर या फिर इस प्रकार के केसेस के साथ जुड़ी हुई है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ, विज्ञान के साथ, अपने जो भी प्रिजुडाइजेस हैं, हमारे अंदर जो भी खामियां हैं, उन सारी चीज़ों को साइड में रख के एक फोकस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये एक पहला स्टेप होता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कोर्ट में जो ये केस चलेगा, तो उस टाइम पर भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं वो फॉलो करने चाहिए। कोर्ट्स की और सोसाइटी की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो हों। और पीड़ित के ऊपर प्रश्न उठाना, पीड़ित के बारे में डिस्कशन करना, गॉसिपिंग करना, दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ बैड लक। एक प्योर बैड लक की बात है कि उस समय पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का वहाँ पर होना और उनका रेप होना या फिर इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ होना, इट्स अ मैटर ऑफ बैड लक, राइट। ये किसी के साथ भी हो सकता है, और जब हमारे साथ ऐसी चीज़ें हों, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जब ऐसा होता है तब पता चलता है कि लोग पीछे से जब गॉसिपिंग करते हैं तो कितना बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ है। पीड़ित के साथ होनी चाहिए सोसाइटी, लेकिन पीड़ित के खिलाफ हो जाती है इस प्रकार की गॉसिपिंग की वजह से। एक्चुअली ये होना चाहिए जो एक्यूज, नॉट एक्यूज्ड, बट जब केस प्रूव हो जाए किसी के ऊपर, तो जो गुनहगार हैं उसके खिलाफ सोसाइटी होनी चाहिए। लेकिन सिचुएशन हमारे यहाँ पर थोड़ी उल्टी, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। नोवा एंड अदर वैक्सेस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 150 डेज के अंदर भारत ने 259 मिलियन डोजेस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2.1 बिलियन डोजेस एडमिनिस्टर किए हैं, और उसका 12% जो है वो भारत में हुआ है। जब ये आंकड़ा हम देखते हैं, सुनते हैं, तो लगता है काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन
ये इतना अच्छा आंकड़ा नहीं है। 590 मिलियन इंडियंस जो हैं हमारे देश में जिनकी एज 18 से 44 के बीच में है, उसमें से सिर्फ 44.2 मिलियन डोजेस, इतने ही लोगों को हम डोजेस दे पाए हैं। और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, आपने अप्लाई किया, एक वैक्सीन कंपनी ने अप्लाई किया, फिर कब उसका अप्रूवल होगा, डिले होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि अमेरिका ने अपने 54.4% जितने एडल्ट्स को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है। तो जब कोई एक अमेरिका जैसा देश अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लेगा, तो उसके बाद जो अपने डोजेस हैं वो दूसरे देशों को, जैसे भारत जैसे देशों को भी मिलेंगे, तो दिस इज़ ए गुड थिंग। अब बात करें हम नोवावैक्स के बारे में। तो ये जो नोवावैक्स हैं, इस नोवावैक्स के फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए यूएसए और मेक्सिको में, और 90.4% एफिकेसी जो है वो देखने को मिली है। नोवावैक्स का एक एग्रीमेंट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, और ये एग्रीमेंट के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट करेगा। 1.1 बिलियन डोजेस जो हैं वो यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं नोवावैक्स के। तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज़ कि जल्द से जल्द ये नोवावैक्स को ग्रीन सिग्नल मिले, क्योंकि दूसरी जगहों पर भी नोवावैक्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो भारत में भी फटाफट इसकी जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो ख़त्म होकर फिर इसका जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाए, और ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे कुछ नोवावैक्स के फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये प्रोटीन सब यूनिट प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जो काफ़ी एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और इसकी स्टोरेज की कंडीशन जो है वो भी हमारे देश की सप्लाई चेन के लिए काफ़ी सही बैठती है। इसके अलावा सीरम मस्ट प्रोसेस डेटा फास्ट एंड सबमिट इट टू रेगुलेटर, और जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट या डेटा क्लिनिकल फेज़ 3 का डेटा सबमिट करे, गवर्नमेंट को भी क्विकली एक्ट करना चाहिए। J&J में क्या हुआ है कि एक लंबे टाइम से रेगुलेटरी अनसर्टनिटी है। अब J&J यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसको FDA ने, WHO ने, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अप्रूवल दे दिया है। हमारे यहाँ पर अभी भी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है। शायद 2 महीने तक 2 महीने जितना समय जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि J&J को कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और J&J की ख़ास बात यह है, जॉनसन एंड जॉनसन की ये जो वैक्सीन है ये सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि एक ही इंजेक्शन लेना है, दैट्स इट, यू आर डन, 2 बार नहीं जाना है। तो यू कैन इमेजिन कितने स्पीडीली हम लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ जो है ये 2 साल है। 2 साल तक ये दवाई जो है वो, ये वैक्सीन जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। तो लेट्स होप कि ये रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जो है, एक डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा जो वक्त लग रहा है, ये शॉर्ट कट डाउन किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट इजंट टेररिज्म, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। ये 3 लोग जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो तीनों को बेल मिल चुकी है। इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए थे। एक जामिया की स्टूडेंट है आसिफ इकबाल तन्हा, फिर पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट्स हैं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल। अब दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसका ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ टेररिज्म के चार्जेस लगाए थे, और कोर्ट ने कोई भी एविडेंस ऐसा पाया नहीं है कि ये 3 जो की प्रोविजंस लगाए गए थे, कमिटिंग टेररिस्ट एक्ट्स, रेजिंग फंड्स फॉर टेरर एंड कॉन्स्पिरेसी, तो ये तीनों चार्जेस जो है वो प्रूव नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने एक दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया है कि हमारे देश का फाउंडेशन जो है यही प्रोटेस्ट के ऊपर हुआ है, इज़न्ट इट। भारत ने क्या किया था, भारत के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, देयर सो मेनी, राइट, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, भगत सिंह जी हैं, देयर सो मेनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सभी ने अपने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट ही किया था। और प्रोटेस्ट से ही, प्रोटेस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ताकत है जिससे हमें आज़ादी मिली है। तो एक ऐसा देश जिसका जन्म ही आज़ादी, या फिर इसका जन्म ही प्रोटेस्ट की वजह से हुआ हो, ऐसे देश में आप प्रोटेस्ट अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ टेररिज्म के चार्जेस लगा देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो कोर्ट ने हमारे सामने रखा है। एज यू कैन रीड हियर, इन द नरवाल एंड कलिता बेल ऑर्डर्स, जस्टिसेस
Mridul and Bambani observed that the state, in its anxiety to suppress dissent, has blurred the line between the constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activities. कि ये दो केसेस में ऐसा किया कि जो राइट है, जो एक अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट करने का, उसको आपने टेररिस्ट एक्टिविटी घोषित करके लोगों को जेल में डाल दिया और आपके पास कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है. पुलिस के खिलाफ भी काफ़ी एक बहुत एक बड़ा प्रश्न कोर्ट ने उठाया है कि क्यों पुलिस ने ये यूएपीए एक्ट जो है वो लोगों के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर लगाया. आप अगर किसी को टेररिस्ट के मीन्स जस्ट इमेजिन कि आप किसी व्यक्ति को टेररिस्ट मान लेते हैं या फिर टेररिस्ट के चार्जेस उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास सॉलिड एविडेंस होने चाहिए. आप पॉलिटिशियंस के सामने अपनी इमेज को इम्प्रूव या फिर उनकी गुड बुक्स में आने के लिए अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो दिस इज़ अ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब यही आशा रखते हैं कि हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये सारी कोर्ट्स में, हमारे देश की छोटी कोर्ट्स जो हैं, लोअर कोर्ट्स में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा. और मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉज इज़ नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग वर्क. ये अगेन एक रिमाइंडर है कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग करने की आवश्यकता है. दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ एक डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर का होता है, आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एफआईआर दर्ज करना एक्सेट्रा. और इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो अलग रहता है. कोई केस हो गया, कुछ मर्डर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई तो इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स, उनका प्रमोशन फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ही होता है. तो धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, इस नीश एरिया में की एक्सपर्टीज़ आ जाती है. तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे देश में अच्छी होती है ऐसा नहीं है, बहुत ही केपेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे देश में, लेकिन वी नीड टू डिवाइड इट. एक डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर और एक डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन का होना चाहिए. यही इसका एक सॉल्यूशन है. और ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ ये भी है कि जो पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है हमारी पुलिस सिस्टम डिपार्टमेंट्स के ऊपर, इसमें भी एक फाइन बैलेंस लाने की आवश्यकता है. गुड टुगेदर पायोनियर का एक आर्टिकल है, आज का लास्ट आर्टिकल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी है, 1950 में इसको साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप. और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है दोनों देशों के बीच में. रिलेशनशिप की बात करें, एक्चुअल ब्रिज नहीं है, ये रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसका एक ब्रिज है. ये जो ट्रीटी है उसमें एक बात है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर, के एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे की इंटीग्रिटी जो है इसके प्रति एक दूसरे रिस्पेक्ट रखेंगे. और ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट की वजह से दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो नियरली 70 ईयर्स के हो चुके हैं. वैसे बहुत पुराने ऐतिहासिक रिलेशनशिप हैं, लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप की बात करें तो 1950 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो 70 ईयर्स जो हैं इसमें ये ट्रीटी ने, ये एग्रीमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट किया है. पिछले कुछ समय में हमने देखा कि मैप के इश्यू को लेकर, फिर सप्लाईज़ के इश्यू को लेकर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली. तो क्या नेपाल और भारत के रिलेशनशिप जो हैं वो बिगड़ चुके हैं? अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगता है हाँ, क्योंकि जो ओली साहब हैं वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी नेपाल में फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाऊँगा, उतनी ज़्यादा डिटेल्स की आवश्यकता भी नहीं है. लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने कैंपेन के टाइम पर और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारत के बारे में काफ़ी बुरी भली चीज़ें कैंपेनिंग के टाइम पर भी बताई थी. तो अपने फेलियर्स के लिए वो भारत के ऊपर ब्लेम डालते थे और पूरे देश का जो ध्यान है वो भारत के ऊपर ले जाते थे ताकि अपनी जो खामियां हैं उनके ऊपर लोग फोकस ना करें. ये सारी चीज़ें हो रही थी. अब चाइना जो है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है. दोनों देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है, लोगों के बीच में जो प्यार और रिस्पेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा है. और नेपाल का एक जो लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नेपाल का चाइना और इंडिया के बीच में है. तो चाइना जो है वो
नेपाल का इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को लेकर इश्यू है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर इश्यू है, लेकिन भारत और नेपाल की बॉर्डर जो है ये ओपन है। बहुत सारे रिस्क भी होते हैं ओपन बॉर्डर में, कोई गलत सामान लेकर हमारे देश में आ गया, कोई गलत व्यक्ति हमारे देश में एंटर कर जाता है, लेकिन फिर भी भारत ने यह कहा कि ये लोगों के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे सिविलाइजेशन के लिए एक गेटवे है। ये दोनों देशों के बीच में जो आने जाने की रास्ता है, तो ये गेटवे है, तो इसको हम रोक नहीं सकते। कुछ नेगेटिव चीज़ें होगी, लेकिन बड़ी पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम कुछ नेगेटिव चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है कि हमने इतने रिस्क होने के बावजूद भी ये गेटवे को ओपन रखा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी गो बैक इंडिया एंड बैक ऑफ इंडिया और इस प्रकार की चीज़ें 2015 के अर्थक्वेक के टाइम पर जब भारत वहाँ पर मदद के लिए पहुँचा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। अब नेपाल में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, हर जगह पर 4G और ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इतने सारे लोग जो हैं वो ट्विटर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें कैसे, क्योंकि प्रो चाइना सोशल मीडिया कैंपेन्स, चाइना जो है वो एंटी इंडिया सोशल मीडिया कैंपेन्स भी बैकग्राउंड में चलाता रहता है, और ये नेगेटिव खबर फैलाने के, तो सी टेक्टिकल कितने अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया मैन्यूवरिंग, फैब्रिकेटेड फैक्ट्स, झूठ बताकर ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल चाइना कर रहा है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जो चाइना एनक्रोच करना चाहता है, कुछ जगह ऐसी हैं जो चाइना लीज पर लेगा नेपाल से, और चाइना ये भी चाहता है कि जो प्रो तिब्बत वॉइसेस हैं नेपाल में उनको भी बंद करवाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें, दोनों देशों के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं, तो इन इश्यूज़ को चाइना क्रिएट करने की कोशिश, या फिर अगर इश्यूज़ होते हैं तो इसका फ़ायदा चाइना ज़रूर उठाएगा, लेकिन दोनों देशों के नेताओं को, पॉलिटिशियंस को ये समझना होगा कि ये रियलिटी है इसकी, कि समवन एल्स इज़ ट्राइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज का आपका नया प्रश्न PDF आपको 11:30 बजे तक, 11:30 तक मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।